Sri Radha Ramana Vishate. So from today we are starting our first lecture of our IDT batch for November 25 and onwards attempt. So अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो कि हमें तो इंटर का कुछ याद भी नहीं है, हम फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे हैं, सो क्या हमारे लिए ये बैच रेलेवेंट होने वाला है या नहीं, हाँ हमें समझ में आएगा या नहीं, सो बी अश्योर्ड मैं सब कुछ आपको बहुत डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाऊंगी। सब हम प्रोविजंस कंसेप्चुअली समझेंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस भी हम क्लास में ही करेंगे। सो बी अश्योर्ड आपका आईटीटी सब्जेक्ट अब बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके हैंडल कर पाओगे एंड साथ ही साथ आप एग्जामिशन भी आसानी से स्कोर कर सकते हो। सो आपको बस जो जैसा मैं पढ़ाती जा रही हूँ आपको बस मेरे साथ कंटिन्यू करना है एंड आई अश्योर कि आपका आईटीटी सब्जेक्ट बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट आईटीटी एनी मोर। सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम जो ये सब्जेक्ट है इसका पूरा एक बार फ्रेमवर्क समझ लेंगे कि किस तरीके से पेपर पैटर्न रहता है, सब्जेक्ट में किस तरीके से हमें आईसीआई ने क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम उसको समझ लेंगे और फिर हम अपना जीएसटी के इंट्रोडक्शन से एंड सप्लाई चैप्टर से अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूं बिफोर गोइंग इनटू द इंडेक्स एंड द इंटीग्रेसीज, सबसे पहले देखो वी आर स्टडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स आपको रोहन सर पढ़ा रहे हैं। सो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में जनरली आपकी जो इनकम होती है उसके ऊपर डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को खुद जाके अपने रिटर्न फाइल करके क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्योंकि डायरेक्टली आप खुद ही क्या करते हो, अपना टैक्स जमा करवाते हो गवर्नमेंट को, सो इसलिए उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट कैसे है? इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में आप टैक्स बियर तो करते हो, टैक्स बियर आप ही करते हो, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को जमा आप नहीं करवाते हो, जमा आप नहीं करवाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, कोई भी एक गुड्स परचेज करके लाते हो, कोई भी गुड्स आप जब परचेज करके लाते हो मार्केट से, तो उसमें क्या होता है, सेलर आपसे एक जीएसटी का कंपोनेंट भी अलोंग विद द प्राइस कलेक्ट करता है। सो टैक्स बियर आप कर रहे हो, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं टैक्स से, लेकिन जमा करवाने की लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट कर दी है, उस सेलर के ऊपर। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स, जहां पर डायरेक्ट टैक्स में तो हम क्या करते हैं, खुद अपना टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एक अलग मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया जाता है टैक्स कलेक्शन का। सो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या होता है, इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, देन ब्लैक मनी एक्ट आपका हो गया, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और पहले एक वेल्थ टैक्स एक्ट भी हुआ करता था। सो ये भी डायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म था जिसमें वेल्थ के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को कवर, साथ ही साथ हम पढ़ने वाले कस्टम्स, अब फाइनली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी समझेंगे क्योंकि हम अब फाइनल लेवल पे आ चुके हैं। जीएसटी तो आपने थोड़ा बहुत बेसिक इंटर में देखा है, लेकिन कस्टम्स आपके लिए ऑल टुगेदर न्यू होने वाला है। सो कस्टम्स भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ एक हमें चैप्टर दे रखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, विच इज अगेन रिलेटेड टू योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी ही क्या होती है, आपकी एफटी में डिफाइंड रहती है। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द टैक्सेस कि आपके जो टैक्स होते हैं वो किस दो तरीके से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए क्यों, क्योंकि हमारा देश उन्हें चलाना है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे कहाँ से, सो हमारी जेब से ही पैसा निकलता है और वो फिर पूरे नेशन के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं, सो आईटीटी में देखो जीएसटी का जो पोर्शन है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन योर एग्जाम्स। सो 80% वेटेज है आपके जीएसटी का एंड 20% वेटेज है कस्टम्स एंड एफटीपी का। सो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको मिलता है, जिसमें आपको यू हैव टू राइट द आंसर्स, एंड 30 मार्क्स के आपके पास क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते
हैं 2 मार्क्स ईच के। तो 15 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे जिसमें आपको पूरा अटेम्प्ट करना रहता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या होता है कंपल्सरी, एंड क्वेश्चन नंबर 2 to जो 6 होते हैं उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। तो टोटल हर क्वेश्चन कितना होता है 14 मार्क्स ईच का हर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही रहता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूटेशन का। और इस क्वेश्चन को आप समझ लो ऐसा कि इसमें आपके ऑलमोस्ट जीएसटी के हर कॉन्सेप्ट को आईसीआई टेस्ट कर लेती है। वो पीओएस भी पूछ लेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई है या नहीं, एग्जाम्पशंस भी पूछ लेगी। सो ऑल टुगेदर मैशअप क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। और जो हमारी रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो अभी हम सिलेबस साथ में डिस्कस कर लेंगे। अब जो ये एमसीक्यूज रहते हैं इसमें भी देखो कस्टम्स भी पूछा जाता है और आपका जीएसटी भी पूछा जाता है। तो जनरली 6 मार्क्स तक का कस्टम्स इसमें रहता है और 24 मार्क्स का जीएसटी पूछा जाता है। सो आपको एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रैक्टिस नहीं करनी है। एमसीक्यूज की वैसे केस सिनेरियो मैं आपको ऑल टुगेदर फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगी। सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम उस तरीके से कर लेंगे। लेकिन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आप तभी आओगे जब आप सब कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलोगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ श्योर। सो ये हमारा एग्जाम का हमने ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर में एक बार आपको चाहती हूं कि मैं एक बार ऑल टुगेदर जो हमारा सिलेबस में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं, सो दैट आप लोगों को ये पहले से ही क्लैरिटी रहे कि हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखो ये हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए इज योर जीएसटी एंड पार्ट बी इज योर कस्टम्स एंड एफटीटी। सो देखो योर फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू कवर इज सप्लाई, और सप्लाई के साथ ही हम क्या डील कर लेंगे, इंट्रोडक्शन को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सप्लाई जो चैप्टर है ये आपका ऐसे समझ लो कि पूरी जीएसटी की जान है। सो ये चैप्टर समझना मतलब आपको अगर ये चैप्टर समझ में आएगा तभी आप आगे के चैप्टर्स को समझने की पोजीशन में आओगे। सो जीएसटी की जान है ये चैप्टर, तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो हम इसको बहुत डिटेल में भी समझने वाले हैं, सो दैट आपका बेस जब स्ट्रांग होगा तभी तो आप अपनी पूरी बिल्डिंग को स्ट्रांग बना पाओगे। सो दिस चैप्टर इज सप्लाई, जहाँ पे हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगता है। सो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगने के लिए सबसे पहले उसका सप्लाई होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्ज ऑफ जीएसटी, जीएसटी को लगाया कैसे जाता है। जीएसटी को लगाने के मेथड्स बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की बातें करेंगे, कंपोजिशन स्कीम की बातें करेंगे। फिर जब हमें जीएसटी की सप्लाई को समझना आ गया, जीएसटी चार्ज के मेथड समझ में आ गए, उसके बाद हम समझेंगे किस टाइम पर जीएसटी को लगाया जाता है। फिर जब हमें टाइम समझ में आने लग गया, फिर हम समझेंगे किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है, किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है। फिर ये भी समझ में आ जाएगी किस वैल्यू पे लगता है। फिर हम समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमें इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि क्या है, हमारा जो नेशन है वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, ड्वेल सिस्टम है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी वर्क करती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी वर्क करती है। तो दोनों के पास पैसा पहुँचेगा तभी तो वो हमारा ऑल टुगेदर वेलफेयर कर पाएंगे। सो इंडिया के इस फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हुए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है। सो उसके लिए ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी हम और डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ ही जाने वाला है। फिर एग्जेम्पशंस हम पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन है जहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें थोड़ी छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन दे रखी है कि आपको हम क्या कर देंगे, जीएसटी से भले ही वो सप्लाई हो फिर भी हम जीएसटी से आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे।
अगर मैं आपको बता दूं तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो 14 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट ये आईटीसी से रिलेटेड भी होती है। सो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, हर चीज़ को साथ लेके चलेंगे। देन जॉब वर्क एक बहुत छोटा सा चैप्टर है कि अगर आप क्या करते हो, किसी और को अपने गुड्स कुछ प्रोसेस करने के लिए बेचते हो, तो हम जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट भी जीएसटी में कैसे होता है उसको हम समझ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हम अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो हम जीएसटी में रजिस्टर होंगे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, ये इस चैप्टर में पूरा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हमें बता रखी है। फिर जीएसटी के टैक्स इनवॉइस, हमारे इनवॉइसेस कैसे इशू होते हैं, तो जीएसटी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जीएसटी के लिए हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना होता है, किस किस को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ज़रूरी है, वो सब हम चैप्टर नंबर 11 में समझेंगे। साथ ही ई वे बिल का कॉन्सेप्ट विच इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट, जनरली इसमें से कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, वो थोड़ा बहुत आपके एमसीक्यूज में बहुत सारे टेस्ट कर लेते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर जीएसटी को पे कैसे किया जाता है ये हम चैप्टर नंबर 12 में सीखेंगे। कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, इन सब का कॉन्सेप्ट हम पेमेंट ऑफ टैक्स में सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस अंडर जीएसटी। सो बेसिकली जो हम आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस, हम पूरी शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, सो उसको हम कैसे जीएसटी में रेगुलेट करते हैं, ये हमें चैप्टर 13 समझाएगा। फिर चैप्टर 14 इज अबाउट रिटर्न्स, कि आप जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल करोगे। सो जैसे हम डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे हमें जीएसटी में भी रिटर्न्स फाइल करनी रहती है। फिर आप समझेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैप्टर को एंड देन रिफंड्स को। तो ये दोनों चैप्टर साथ में लिंक करके आइडियली इंपॉर्टेंट है। जनरली रिफंड्स में से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, हर बार वो पूछ ही लेते हैं। सो ये चैप्टर आप लोगों के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिफंड्स इज बेसिकली आपने जीएसटी पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कुछ केसेस में आपको उस जीएसटी का क्या दे देती है, रिफंड दे देती है। फिर हम समझेंगे असेसमेंट और ऑडिट के बारे में कि आपका जो आपने टैक्स पे किया है वो सही पे किया है या नहीं, ये भी तो गवर्नमेंट इवेलुएट करेगी, तो उनको पावर दे रखी है असेसमेंट एंड ऑडिट के थ्रू। और कभी कुछ उनको दिक्कत लगी तो वो आपका इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर कर सकते हो और यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा बच के रहिएगा। फिर हम समझेंगे डिमांड और रिकवरी। अगर आप शांति से पैसा नहीं देते हो गवर्नमेंट को, तो आपके अगेंस्ट रिकवरी भी करी जा सकती है, वसूली हो सकती है। फिर कुछ डिफरेंट केसेस में, जैसे किसी की डेथ हो गई या बिजनेसेस का मालगामेशन हो गया, तो उस केसेस में फिर जीएसटी का डिस्चार्ज कैसे होगा, सो वो हमें चैप्टर नंबर 20 समझाएगा। फिर अगर आपने कुछ ऑफेंस कर दिया, जीएसटी के प्रोविजंस का वायलेशन कर दिया, तो इतनी आसानी से गवर्नमेंट छोड़ेगी तो नहीं। सो आपके ऊपर ऑफेंसेस, किन ऑफेंसेस के लिए आपको किस तरीके से पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो हमें चैप्टर नंबर 21 समझाएगा। और साथ ही साथ हमें कुछ एथिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। देन अपील्स एंड रिविजन्स। सो अब आपसे अगेंस्ट अगर कुछ अत्याचार कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, सो आपके पास भी थोड़ा राइट्स उनको देने पड़ेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, अपील में जा सकते हो। देन वी विल स्टडी अबाउट एडवांस रूलिंग, जहाँ पर आप क्या करोगे, समझोगे कि हमें एग्जैक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा कि जीएसटी एग्जैक्टली हमारे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे कैसे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ही कह देंगे भाई तुम ही बता दो। बाद में हमें इन झंझटों में आप फंसाओगे, तो आप खुद ही बता दो कि हमें कैसे इस पे टैक्स पे करना है। सो हम एडवांस में क्या ले लेंगे, रूलिंग ले लेंगे। हम सिमिलर सी चीज़ कहाँ देखते हैं, अपने डायरेक्ट टैक्स में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी हम एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देन कुछ मिसलेनियस हमें प्रोविजंस दे रखे, विच इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर। फिर हम पढ़ेंगे कस्टम्स इन एफटीपी, जिसमें 7 चैप्टर्स आपके कस्टम से रिलेटेड है। लास्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट कि कस्टम ड्यूटी जो है उसको लेवी किया कब जाता है। सो हम जो बेसिक पढ़ते हैं,
जीएसटी का बेस क्या है, सप्लाई, वैसे यहाँ पे लेवी चैप्टर जो है हमारा कस्टम्स का बेस है। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूटीज कौन कौन से टाइप की होती है, कस्टम ड्यूटीज कितने टाइप्स की होती है वो हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है कस्टम्स लॉ में। फिर यहाँ पे भी हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ड्यूटी पे तो किस पे करनी पड़ेगी, किस अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वो तो पता होना चाहिए ना। सो वैल्यूएशन चैप्टर में हम वो समझेंगे। देन वी हैव इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन से रिलेटेड प्रोविजंस की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस कैसे लगते हैं, बैगेज वगैरह के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देन वी हैव वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग क्या होता है कि आप कभी कभी क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को कस्टम के पास भी रख सकते हो, तो उसको हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। देन वी हैव, यहाँ पर भी हमें रिफंड का कॉन्सेप्ट दे रखा है, सो हम यहाँ पे वो समझेंगे। एंड फाइनली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो इससे रिलेटेड हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी हम एफटीपी में पढ़ लेंगे। एंड नोट्स के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जो भी ग्रीन पार्ट है दैट आर अमेंडमेंट्स पार्ट, सो आप लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें रहेगी, क्योंकि उनके ऊपर स्पेशली क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उनको थोड़ा स्पेशल फोकस करके हमेशा चलना। सो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो, आपको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि हमारा इंटर में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, सो हमारा इस बार भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा कोई भी माइंडसेट अपना प्री डिसाइडेड नहीं रखना। आप प्री नोशंस रखोगे, प्रिजम्पशंस रखोगे, तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। सो हमें बहुत स्मूथली चीज़ों को समझते चलना है, एंड आई अश्योर यू आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत स्मूथली। आप पूरा कोर्स कब खत्म हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टैक्स। जैसा मैंने बताया, टैक्स क्या है, फाइनेंशियल चार्ज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट है। और हमने टाइप्स ऑफ टैक्स देखे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम देखते हैं, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी और कस्टम्स का हम डिस्कशन करेंगे। अब जीएसटी देखो लाया कब गया, तो जीएसटी इंडिया का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये लाया गया। प्रेसिडेंट की असेंट मिली सितंबर 8, 2016 को, और कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2016 फाइनली, जिसके थ्रू जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया था। और बहुत सारे टैक्सेस को जीएसटी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो जीएसटी को लाया ही इसलिए गया था क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अर्लियर टैक्स रिजीम में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए थे कि हर एक अलग ट्रांजैक्शन के लिए ऐसा मान लो एक नया टैक्स था। सो अगर आप देखोगे कौन कौन से टैक्स यहाँ पे रिप्लेस करे गए जीएसटी के थ्रू। सो पहले बहुत सारे सेंट्रल के अलग टैक्सेस थे, स्टेट के अलग टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती थी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स हुआ करता था। अगर आप मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में कुछ चीज़ें बना रहे हो, मेडिसिनल कुछ चीज़ें बना रहे हो, तो आपके ऊपर एक अलग एक्साइज ड्यूटी लगती थी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी अलग से हुआ करती थी। सेल के लिए आपके पास एक अलग सेंट्रल सेल्स टैक्स था। फिर सेंट्रल सरचार्ज और सेस अलग से हुआ करते थे। वहीं अगर हम स्टेट देखें तो स्टेट भी अपने अलग टैक्सेस ले रही थी। सो स्टेट के सरचार्ज और सेस अलग से थे। फिर अगर आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो आपको एक एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से देना पड़ता था, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज, वो अभी भी प्रिवेल करते हैं। बट इन जनरल अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी यूज़ करते हो, सो उसके लिए आपको एक अलग से टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम होता था एंटरटेनमेंट टैक्स। वहीं अगर आप लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग में इंगेज हो तो आप उसके लिए एक अलग टैक्स दो। एंट्री के टैक्स अलग से हुआ करता था, ऑक्ट्राइज से कहते हैं। परचेज टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये भी अलग से हुआ करते थे आपके ट्रांजैक्शन की सेल परचेज पे। सो स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगा दिए उधर सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग हुआ करता था अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। लग्जरी टैक्स हुआ करता था कि अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो एक अलग टैक्स दो, और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे भी अलग से टैक्स हुआ करता था। अब इन सब टैक्सेस को हम एक अम्ब्रेला के अंदर ले आए हैं, विच इज नेम्ड एज जीएसटी। सो जीएसटी ने इतने सारे टैक्सेस को रिप्लेस करने का काम किया है। दिस इज द मेजर रिफॉर्म। सो अगर आज की डेट पे क्या होता है, अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर लगेगा तो जीएसटी, पर आप क्या करोगे, थोड़ी हायर रेट से उसको चार्ज कर दोगे।
सो जीएसटी ने सब चीज़ों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अगर हम जीएसटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो जीएसटी में टोटल 35 एक्ट्स हैं। सो मैम हमें 35 एक्ट्स पढ़ने हैं? नहीं, इतना चिंता में नहीं आना, जितना हमने सिलेबस देखा है उतना ही है, हम थोड़ा थोड़ा सब जगह से पढ़ लेंगे। सो अगर आप देखोगे CGST और SGST या UTGST जो भी है, उनके जो प्रोविजंस होते हैं वो ऑल टुगेदर सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल टैक्स को, सेंट्रल जीएसटी को बेस बना के चलेंगे और हम उसी के बेसिस पे सारे प्रोविजन समझ लेंगे। सो अगर हम देखें, वी हैव IGST एक्ट, एक IGST एक्ट है हमारे पास, एक क्या है CGST एक्ट। लेकिन हमारे पास क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का एक अलग स्टेट एक्ट तो होना ज़रूरी था। सो इसलिए ये जो नंबर है आपको 35 दिख रहा है। सो जितनी भी हमारी स्टेट है उनका हर का एक स्टेट है, तो स्टेट का एक एक्ट है, तो 28 एक्ट्स तो ऐसे हो गए। और प्लस कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज भी ऐसी है जहाँ पर उनका खुद का लेजिस्लेचर है, जहाँ पर उनके खुद की क्या है, विधानसभा है। सो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनके भी खुद के एक अलग से स्टेट एक्ट है। और इसके अलावा जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबके ऊपर क्या लगता है, एक ही जीएसटी एक्ट लगता है। तो जितनी भी विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूटीज हैं उनके ऊपर एक ही जीएसटी एक्ट लगता है, यूटीजीएसटी एक्ट। और एक हमारे पास और एक्ट है जिसको हम कहते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट 2017। सो एक ये एक्ट और हमारे पास है। तो एक IGST, एक CGST, एक UTGST और एक जीएसटी कॉम्पनसेशन, 4 तो ये हो गए। उसके बाद ये जो बाकी बचे ना 28 + 3, ये हर स्टेट का जो डिफरेंट एक्ट है, प्लस यूटीज विद लेजिस्लेचर का डिफरेंट एक्ट के कारण ये नंबर हमें टोटल 35 देखने को मिलता है। पर हमें इतना घबराना नहीं है, हम बहुत स्मूथली पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्ट नहीं पढ़ने हैं हमें। सो ऑल टुगेदर हम क्या करेंगे, CGST एक्ट को हम बेस बना के पढ़ेंगे, क्योंकि हर स्टेट के बच्चे CA कर रहे हैं तो हम हर स्टेट का डिफरेंट एक्ट तो बना नहीं सकते, और प्रोविजंस भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। सो हम क्या करते हैं, CGST एक्ट को हमारे कोर्स में कवर करवाया जाता है ताकि आपको GST पूरा समझ में आ जाए। प्लस साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे प्रोविजन समझने के लिए हम IGST एक्ट का भी थोड़ा रेफरेंस लेंगे। और GST कॉम्पनसेशन के बारे में तो देखो मैं आपको अभी समझाती थी कि GST कॉम्पनसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो जब क्या हुआ, GST लाया जा रहा था ना, तो ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि ये GST लाने ही नहीं दे रहे थे, ये GST को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि GST की चर्चा तो बहुत टाइम से चल रही थी। बट स्टेट गवर्नमेंट्स का हमेशा प्रोटेस्ट होता था, तो उसके कारण क्या होता था, ये कभी भी सही से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता था, बिल कभी पार्लियामेंट में अप्रूव ही नहीं होता था। सो ये स्टेट्स के अपोजिशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक अलग से सेस इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम रखा GST कॉम्पनसेशन सेस। तो कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करवाना है, उनके ऊपर ये सेस लगता है। और बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि उन स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या कर सके, कॉम्पनसेट कर सके, इसलिए इसका नाम रखा गया GST कॉम्पनसेशन सेस। सो स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का जो उनको लॉस हो रहा है, उनके इतने सारे भाई एक्ट टैक्स हुआ करते थे, और ये सब क्या होंगे, अब GST आने से एक जगह मर्ज हो जाएंगे, तो उनकी पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। सो उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए और वो चुपचाप हमें GST लाने दे, हमें GST इम्प्लीमेंट करवाने दे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, GST कॉम्पनसेशन सेस का प्रोविजन रख दिया। So it is levied on specified luxury and demerit goods, जैसे पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स। सो लग्जरी प्रोडक्ट्स या फिर डीमेरिट गुड्स पे लगाया जाता है। और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारी स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि GST के कारण उनको जो भी रेवेन्यू का लॉस हुआ है वो इसके थ्रू कॉम्पनसेट हो जाए। तो इनिशियली इसका पर्पस ये था कि अब इसको 5 साल के लिए लगाएंगे, तो 2017 में आया, तो हम इसको 2022 जून तक लगाने वाले थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो अब ये मार्च 26 तक एप्लीकेबल है। सो अभी भी ये लग रहा है। एंड ये जो कॉम्पनसेशन पीरियड है
for each state spans 5 years from the date of its SGST एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट। इसका मतलब है कि हमने कहा कि 5 साल तक कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि हर स्टेट में, क्योंकि उनका खुद का एक जीएसटी एक्ट वो ला रहे थे, तो उनके स्टेट्स में भी वो जीएसटी एक्ट क्या होगा, पास होगा, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। सो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जिस स्टेट से उन स्टेट्स में ये एक्ट क्या होगा, इफेक्टिव होगा, वहां से लेकर 5 साल काउंट किए जाएंगे। और एट प्रेजेंट तो वैसे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सो ये हमारा हो गया जीएसटी कॉम्पनसेशन और हमारे टोटल एक्ट्स की बात। अब अगर हम बेसिक बात करें कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, एज आई सेड, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमारे पास और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास अलग से काम कर रही है, तो दोनों के पास जीएसटी पहुंचना चाहिए था। तो हमने क्या करा, जीएसटी में 2 टाइप की सप्लाई डिक्लेयर कर दी कि अगर आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो 2 टाइप की सेल हो सकती है। या तो आप एक स्टेट में ही सेल कर रहे होंगे, सेलर भी उसी स्टेट का होगा और रेसिपिएंट भी उसी स्टेट का होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। आइडियली इसमें पीओएस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, बट अभी आप एक बार के लिए समझ लो कि अगर सेम स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो या एक स्टेट से दूसरी यूटी में सप्लाई कर रहे हो, या एक यूटी से दूसरी यूटी में सप्लाई कर रहे हो, तो उसके केसेस में हम क्या कहते हैं, उनको इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंट्रा विद इन में करोगे तो आपके ऊपर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर आप यूटी में हो तो यूटी जीएसटी। सो सी प्लस एस लगेगा। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। सो आइडियली अगर आप मान लो आपकी जीएसटी की रेट है, सीजीएसटी की रेट है 9%, तो 9% ही आपकी एसजीएसटी की रेट होगी, और इन दोनों का जो टोटल है वो आपके आईजीएसटी की रेट होती है। सो अल्टीमेटली टोटल जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो उतना ही कलेक्ट होगा। और होता क्या है, अगर सी और एसजीएसटी कलेक्ट हो रहा है तो इसमें तो बहुत क्लियर है, हमें साफ साफ दिख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट का इतना शेयर है, तो एट्रीब्यूट करना बहुत आसान है। आईजीएसटी में क्या होता है, अल्टीमेटली कलेक्ट उतना ही टैक्स होता है, तो पहले एक बार सारा पैसा किसके पास चला जाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, स्टेट्स में बांट दिया जाता है। सो अल्टीमेटली जो टैक्स जिसके पास पहुंचना चाहिए था उतना ही पहुंचता है। आधा टैक्स पहुंचना चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा पहुंचना चाहिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट जो कलेक्शन मैकेनिज्म है उसको थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अब यहाँ पे तो लड़ाई हो जाती ना कि राजस्थान वाली गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी टैक्स की महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन दे। सो इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड टैक्स बना दिया कि आप क्या करो, एक बार तो सारा पैसा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, और फिर जितना शेयर जिस स्टेट से रिलेटेड होगा उतना उनको दे दिया जाएगा। अब जीएसटी के देखो मेन बेनिफिट्स क्या क्या है। सो जीएसटी की बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भाई इन मल्टीपल जो टैक्स लगे जा रहे थे भाई बिजनेस करेंगे टैक्सेस को ही संभालते रहे, सो हमने एक जगह आके इकट्ठा कर दिया है। सो हमने टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंप्लीफाई किया ही है। अब एक सिंगल टैक्स लग रहा है और मल्टीपल लेवीज हमारी रिप्लेस हो चुकी है। फिर एक अर्लियर टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि टैक्स पे टैक्स, जैसे तारीख पे तारीख ना वैसे टैक्स पे टैक्स लगा करता था, उसको अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में इस पर्टिकुलर को अच्छे से समझेंगे कैसे लगता था। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हुई है, डिजिटलाइज चीज़ें हो रही है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है, आप रिटर्न्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हो, अपील्स वगैरह भी सारी इलेक्ट्रॉनिकली जाती है। तो अब ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो फ्रॉड के चांसेस रिड्यूस हो गए हैं, ब्राइब के चांसेस, करप्शन के चांसेस रिड्यूस हो चुके हैं। बिजनेस करने में भाई बहुत आसानी आई है, वरना तो एज आई सेड ये भाई इन टैक्सेस को ही पे करते रह जाओ। सो यूनिफाइड मार्केट हुआ है, और
ऐसा होता था ना कि स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगा रही, तो हर स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या कर रही होती थी, अलग अलग टैक्स लगा रही, तो एक ही प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या होती थी, डिफरेंट हुआ करती थी। जैसे आज पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगता। सो अगर आप देखोगे, इसीलिए ना हर स्टेट में आपके पेट्रोल के जो रेट्स है वो डिफरेंट मिलते हैं, और इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वहां पर जीएसटी नहीं लग रहा। सो पहले हर प्रोडक्ट के केस में ये दिक्कत हुआ करती थी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ही एक हमारा देश है और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे चीज़ें सेल हो रही है, एक ही चीज़ है, और वो डिफरेंस किसके कारण है, सिर्फ टैक्सेस के कारण है। सो यहाँ पर अब बिजनेस करने में आसानी आई है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू ग्रोथ मिला है, हमारी गवर्नमेंट का भी जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, इवेशन, टैक्स इवेशन बहुत रिड्यूस हुआ है। अब देखो, कुछ हमें एक्सक्लूजन ध्यान में रखने हैं जीएसटी के, जो हमें बहुत बहुत अच्छे से आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आप कभी भी गलती मत कर देना इन चीज़ों में। कुछ चीज़ों को हमने जीएसटी से एक्सक्लूड कर रखा है, ये टैक्स ऑन टैक्स हम अभी इसके बाद समझ लेंगे। देखो एक्सक्लूजन्स क्या है जीएसटी से। कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया। एज आई सेड, स्टेट गवर्नमेंट्स बड़ा प्रोटेस्ट कर रही थी, जीएसटी लाने ही नहीं दे रही थी, और उसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि अल्कोहलिक लिकर जो होती है ना, उसका राइट रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है अल्कोहलिक लिकर की सेल से, और उनको लगा कि जीएसटी लगा देंगे तो हमारी सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है वो हाथ से निकल जाएगा। तो उनको एश्योरेंस देना जरूरी था कि चलो हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक लिकर को हमेशा के लिए जीएसटी के परव्यू से बाहर कर देते हैं। इट इज अ परमानेंट एक्सक्लूजन कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को स्टेट गवर्नमेंट्स के कारण परमानेंटली जीएसटी से बाहर कर दिया है। अभी भी इसके ऊपर ओल्ड टैक्सेस लगते हैं। इट इज सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो आज भी वही लगती है, और डिपेंडिंग ऑन द इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सेल इसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स या वेट लग जाता है। नवंबर 25 वालों ध्यान से देख लो, एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। पहले तो सिर्फ परमानेंट एक्सक्लूजन अल्कोहलिक लिकर के लिए था, अब इन्होंने एक और प्रोडक्ट ऐड किया है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर। इट इज रिलेटेड टू अल्कोहलिक लिकर, जो इनकी प्रोडक्शन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज आते हैं ये प्रोडक्ट, इनको भी क्या कर दिया गया है, परमानेंटली एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो इसको ध्यान से देख लेना। देन सब टेम्पररी एक्सक्लूजन, कुछ आइटम्स को टेम्पररीली क्या कर दिया गया है, जीएसटी के स्कोप से बाहर रख दिया गया है कि इनकी सेल परचेज पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम नोटिफाई नहीं कर देते हैं। तो जब तक ये नोटिफाई नहीं कर देती हमारी जीएसटी काउंसिल, तब तक इन प्रोडक्ट्स पे भी क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं? देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या 5 petroleum products that are temporarily excluded from the scope of GST. What are these? Petroleum crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gas. क्या? Petroleum crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel and natural gas. इनके ऊपर भी आज भी क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है इनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन पे, और इंटर स्टेट या इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी वैट लग जाता है। इनके ऊपर ऐसा नहीं है इनको हमेशा के लिए एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन जब तक इनके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आता स्पेसिफिकली कि इनके ऊपर इतनी रेट से जीएसटी लगेगा, तब तक इनके ऊपर ये एग्जिस्टिंग लेवीज ही लगते रहेंगे। अब यहाँ तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनके ऊपर दोहरी मार दी जा रही है, जिनको डबल टैक्स किया जा रहा है, मतलब इनके ऊपर ओल्ड टैक्स तो लग ही रहे हैं, इनके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है। देयर आर सम डुअल टैक्सेस लेविड। जैसे टबैको जो है उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। दीज आर डीमेरिट गुड्स, तो इनके ऊपर इनको क्योंकि हमें
प्रमोट नहीं करना, इनका हमें कंजम्पशन रिड्यूस करना है, तो क्या करते हैं हम इनके ऊपर डबल टैक्स लगा दिया ताकि इनका कंजम्पशन कम से कम हो। पर आइडियली ऐसा होता तो नहीं है, दैट इज एन आयरनी। देन ओपियम, इंडियन हैम, अदर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स, नार्कोटिक्स, तो ये जो गांजा नार्कोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इनके केस में भी क्योंकि इनका प्रोडक्शन हम प्रमोट नहीं करते हैं, सो स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और इनके ऊपर जीएसटी भी लगता है। ध्यान में रखना, अगर आप इनको सिक्वेंशियली याद रखो तो एल्कोहलिक लिकर देखा था, वहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। क्या एल्कोहलिक लिकर जब हमने देखा था वहाँ पे क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। जब हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखे थे वहाँ पे है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर जब हम टबैको देख रहे हैं वहाँ पे सेंट्रल है और ओपीएम वगैरह के केस में स्टेट है। तो याद रखना स्टेट सेंट्रल सेंट्रल स्टेट, क्या स्टेट सेंट्रल सेंट्रल स्टेट। अब हमें ये टैक्स ऑन टैक्स समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली भाई जीएसटी से पहले चल क्या रहा था। तो देखो प्री जीएसटी रिजीम को हम सबसे पहले समझते हैं। सो देखो प्री जीएसटी हुआ क्या करता था कि सपोज ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है और इसने 1,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया, इसने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और जैसे ही सेल करने जाता है गवर्नमेंट आके बीच में टांग अड़ा देती है कि भाई तुम सेल कर रहे हो, हमें भी हमारा शेयर यहाँ पे दो, तुम ऐसे सेल नहीं कर सकते, पहले हमारी पूजा करो उसके बाद ही हम आपको आगे प्रोसीड करने देंगे, तो पहले इनको भोग चढ़ाओ तभी आप क्या कर सकते हो, मेवा खा सकते हो। सो गवर्नमेंट आ जाती है बीच में और गवर्नमेंट कहती है कि हमें टैक्स पे करो। सो गवर्नमेंट मांगती है सपोज 10% का टैक्स, ये हम बिफोर जीएसटी की बात कर रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरर बोलता है चलो ठीक है, अब ऑप्शन तो है नहीं, देना ही पड़ेगा। सो ये क्या करता है 100 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स पे कर देता है और 1100 का ये प्रोडक्ट हमारे होलसेलर को बेच देता है, हमारे होलसेलर को बेच देता है। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर भी तो भाई थोड़ा कमाएगा फर्दर सेल करने से पहले। तो होलसेलर को 1100 का पड़ा प्रोडक्ट, इसमें इसने थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाला, 200 का सपोज प्रॉफिट ऐड कर दिया, 1300 का ये प्रोडक्ट हो गया और अभी सोचता है कि चलो मैं इसको रिटेलर को सेल कर देता हूँ। लेकिन जैसे ये भी सेल करने जा रहा होता है दोबारा कौन आ जाता है बीच में टांग अड़ाने, हमारी प्यारी गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट बोलती है सेल कर दूँ, लाओ पहले हमें भोग लगाओ। सो यहाँ पर गवर्नमेंट फिर से आके बोलती है कि चलो हमें 10% का टैक्स दो। सो ये 130 रुपये का, ये भी कहता है ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा। सो ये 130 रुपीज़ का ये भी टैक्स दे देता है। अब ये प्रोडक्ट रिटेलर को कितने का पड़ता है, 1430 का। अब रिटेलर भी भाई कमाएगा थोड़ा सा बेचने से पहले, इसको फर्दर फाइनल कंज्यूमर को बेचने से पहले, तो वो भी चलो सपोज 200 रुपये का प्रॉफिट ऐड करता है, 1630 का ये प्रोडक्ट बनता है। और ये जैसे ही फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है फिर से क्या होता है, कौन आता है, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है और कहती है सेल कर रहे हो, हमें भोग लगाओ। सो यहाँ पर गवर्नमेंट अगेन 10% का इससे टैक्स मांगती है। सो ये 163 रुपीज़ का क्या कर देता है, टैक्स पे करता है और फाइनल प्रोडक्ट एक हमारे जैसे कस्टमर को पड़ता है 1763 का। क्या 1763 का ये प्रोडक्ट हमें पड़ता है। अब अगर हम इस रिजीम में देखें गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना पहुंचा, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स पहुंचा 100 प्लस 130 प्लस 163, दैट इज 393 रुपीज़ का टैक्स पहुंचा। क्या 393 रुपीज़ का गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा। एक ही प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचना कितना चाहिए था, 10%। कितना, 10%। गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचना चाहिए था 10%, लेकिन यहाँ तो देखो प्रोडक्ट 393 का टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचा है। सो अगर आप देखोगे, अगर हम बैक कैलकुलेशन करें डिवाइड बाय अगर मैं 10% करूँ तो 3930 ये बैठ रहा है। सो अगर आप 3930 के अगर मैं सेल करती तो इतना टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अगर मैं इससे भी कंपेयर करूँ 1763 से तो भी 10% ये कहीं भी नहीं बैठता है, तो 20-25% टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच गया। सो यहाँ पर
हुआ क्या देखो, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे, जब ये 1100 रुपए का इसने होलसेलर ने प्रोडक्ट खरीदा और इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, ये जो 1300 रुपए पे इसने 130 का टैक्स लगाया, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करो, ये 100 रुपए क्या इसमें एडेड है? क्या इसमें एडेड है? क्या एडेड है? बिल्कुल है। और हुआ क्या, ये 100 तो खुद ही टैक्स था, अब इस टैक्स पे भी दोबारा से टैक्स लग गया। इस टैक्स पर भी क्या हुआ, दोबारा से टैक्स लग गया। फिर जब रिटेलर की बारी आई तो रिटेलर ने देखो 1430 का खरीदा था, 1430 का खरीदा था, उसने 200 का प्रॉफिट ऐड किया, 1630 का ये हो गया, 1630 का ये हो गया। अब इस 1630 में आप मुझे बताओ, क्या ये 130 रुपए जुड़े हुए हैं? बिल्कुल है। और फिर हमने क्या कर दिया, इस 130 रुपए पे भी दोबारा से क्या लगा दिया, 10% का टैक्स। तो ये क्या हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा है। और सिर्फ इस 1630 का अगर आप कॉम्पोनेंट देखोगे ना, इसमें 130 रुपए ही नहीं, ये ऊपर के 100 रुपए भी जुड़े हुए हैं। सो ये क्या हुआ था, टैक्स पे टैक्स इस तरीके से लगा जा रहा था। अब जीएसटी ने इसको थोड़ा रिजॉल्व कैसे किया समझना। अब जीएसटी आने के बाद देखो किस तरीके से मैकेनिज्म चलेगा। ये वही मैन्युफैक्चरर है, इसने इस बार भी 1000 का प्रोडक्ट बनाया और ये सेल करने जा ही रहा था। इस बार भी टांग अड़ाने आई तो सही गवर्नमेंट ने कहा हमें कितना दो, टैक्स दो, कितना परसेंट, जीएसटी दे दो हमें 10% का। इसने बोला ठीक है, 100 रुपए का इसने जीएसटी दे दिया और 1100 रुपए का ये प्रोडक्ट किसके पास चला गया, होलसेलर के पास चला गया। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट 1100 रुपए का होलसेलर के पास आया, होलसेलर के पास ये प्रोडक्ट 1100 रुपए का आया, लेकिन जो ये 100 रुपए का इसने टैक्स पे किया ना, ये जो 100 रुपए का टैक्स पे होलसेलर ने किया, मैन्युफैक्चरर को टैक्स दिया किसने था, होलसेलर ने तो दिया था। तो इस बार जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ये 100 रुपए जो तुमने पे करे हैं, ये 100 रुपए जो तुमने पे करे, इसको तुम अपनी असेट बना लो। क्या बना लो, अपनी असेट बना लो। तुम इसको अपनी असेट बना लो। इस असेट बनाने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, इस 100 रुपए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। बेनिफिट क्लेम करने का मतलब क्या है कि जब तुम फर्दर सेल करोगे, क्या जब तुम अपनी फाइनल सेल करोगे तब क्या करोगे, हम तुमसे भी जीएसटी वसूलेंगे। जीएसटी वसूलेंगे तो एक बार पूरा जीएसटी लगना तो कितना चाहिए, 120 रुपए का। लेकिन आपको गवर्नमेंट को पे पूरे 120 नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे कि हम कहेंगे 100 रुपए तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना। क्या कर, हाँ हमने कहा हम 100 रुपए तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, तो हम अब सिर्फ बचे हुए 20 रुपए ही तुम्हें देंगे। इसी असेट को, इसी बेनिफिट को हम जीएसटी के टेक्निकल टर्म में कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। सो आप अभी इसको याद रख लेना, एक असेट हम रिकॉर्ड करेंगे, हम इस 100 रुपए को अपना एज अ बेनिफिट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम ये पे करके आए हैं, और जब हम सेल करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स निकल कर आएगा उसके अगेंस्ट हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमें पूरे 120 रुपए पे नहीं करने, हमें नेट अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है वो ही पे करना पड़ेगा। सो ये होलसेलर पूरा 1100 अपनी कॉस्ट नहीं दिखाएगा, इसकी कॉस्ट एक्चुअली कितनी है, 1000 रुपए। जबकि ऊपर वाले मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, इस 100 रुपए का बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा था, इस 100 रुपए का मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए पूरे 1100 रुपए को मुझे अपनी कॉस्ट बनाना पड़ रहा था। ये पूरे 1100 रुपए मुझे आगे वाले कस्टमर से रिकवर करने पड़ रहे थे। मैं खर्चा पानी कहाँ से निकालूं। पर इस बार क्या करा गवर्नमेंट ने, क्योंकि बेनिफिट दे दिया तो हम खर्चा पानी निकाल सकते हैं। सो अब ये 1000 का प्रोडक्ट हुआ, और जो ये 200 रुपए है, जैसे हमने पहले ऐड किया था प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स ऐड करेगा, 1000 तो कॉस्ट है, 200 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, 1200 का ये प्रोडक्ट बना। अब जैसे ही सेल करने गया, गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो, कितना परसेंट, 10% है। सो 10% पे 120 का टैक्स बनता है,
लेकिन क्या ये गवर्नमेंट को 120 रुपए चुकाएगा? क्या ये गवर्नमेंट को 120 चुकाएगा? ये बोलेगा भाई मैं ऑलरेडी इस मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए का टैक्स देके आ चुका है जो आपकी जेब में जा चुका है, तो आप मुझे क्या करो, इस 100 रुपए का एडजस्टमेंट करो और मुझे बेनिफिट दो, और मैं सिर्फ क्या करूंगा, 20 रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ही पे करूंगा। सो आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने सपोज आपने किसी अपने किसी फ्रेंड से उधार लिया, आपने अपने किसी फ्रेंड से सपोज 500 रुपए का उधार लिया, और आपने अपने एक दूसरे फ्रेंड को कहा कि ये 250 रुपये मैं तुझे दे रहा हूँ, ये 250 रुपीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, ये 250 रुपीज़ तुम मेरे एक्स फ्रेंड को दे देना। मैंने वाई फ्रेंड को 250 रुपीज़ दे दिए एक्स फ्रेंड को वापस लौटाने के लिए। सो उस 500 रुपये में से 250 रुपीज़ तो मैंने एक्स के थ्रू उसके पास पहुंचा दिए, और जो रिमेनिंग 250 रुपीज़ बचे वो मैंने खुद ने जमा करवा दिए। तो अल्टीमेटली मेरा पूरा 500 का हिसाब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे यहाँ पे हो रहा है, मेरे को 120 देने थे, 100 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैन्युफैक्चरर के थ्रू, बचे हुए मैं अपनी जेब से दे दूंगी। सो ये 20 रुपीज़ मैं सिर्फ नेट अमाउंट अब पे करूंगी। अब जब रिटेलर पेमेंट करेगा, रिटेलर से हम कितना पैसा वसूलेंगे? सो रिटेलर क्या करेगा, हमें ये 120 का पेमेंट करेगा और ये 1200 रुपये का पेमेंट करेगा, मतलब टोटल 1320 का पेमेंट करेगा। सो अगर आप ध्यान से देखो, हम रिटेलर से पूरे 120 ही वसूलेंगे। क्यों वसूलेंगे? कि भाई अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि फाइनल बर्डन जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो बियर करता है। सो कंज्यूमर बर्डन बियर करता है। क्या? कंज्यूमर बर्डन बियर करता है। तो अगर होलसेलर सेल कर रहा है तो कंज्यूमर कौन हुआ? रिटेलर हुआ ना। सो रिटेलर से हम सारा टैक्स वसूल लेंगे। 1200 के ऊपर टैक्स कितना बनना चाहिए था? 120 का, तो हम पूरा 120 रिटेलर से वसूलेंगे। और जो ये 100 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिया था, इस 100 रुपये को अपनी जेब में डालेंगे अब, और 20 रुपये गवर्नमेंट के पास पहुंचा देंगे। सो यही जीएसटी का मैकेनिज्म है कि फाइनल कंज्यूमर क्या करता है? टैक्स का बर्डन बियर करता है। अगर मान लो ये होलसेलर फर्दर सेल नहीं करता तो पूरा 100 रुपये इसी के जेब से चला जाता ना, ये रिकवर ही नहीं कर पाता कुछ फर्दर किसी और से। पर क्योंकि ये फर्दर सेल कर रहा है तो ये खुद बियर नहीं करेगा, ये रिकवर कर लेगा अमाउंट। अब रिटेलर की बारी आई। रिटेलर भी देखो क्या कहेगा कि भाई मैं 120 तो ये जो पे करके आया हूँ इसका मुझे क्या दो? बेनिफिट दो। तो ये 120 तो अपनी असेट रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये रिटेलर भी क्या है? बिजनेसमैन। ये क्या करेगा? फर्दर सेल, और फर्दर सेल के टाइम पे क्या करेगा? इसका बेनिफिट उठाएगा। सो ये असेट और बेनिफिट की तरह रिकॉर्ड करेगा इस 120 रुपीज़ को। और ये जो 1200 रुपये, सिर्फ ये 1200 रुपये क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट। ये 1200 रुपये क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट हो जाएगी। अब ये भी कुछ कमाएगा खाएगा भाई। सो प्रॉफिट ऐड करेगा 200 रुपीज़ का। सो ये प्रोडक्ट हो गया इसके पास 1400 रुपीज़ का। जैसे ये फाइनल कंज्यूमर को सेल करने जाएगा, जैसे ही कंज्यूमर को सेल करने जाएगा गवर्नमेंट फिर आके टांग रहेगी, वही सेल कर रहे हो जीएसटी। सो ये भी क्या करेगा? 140 रुपये का यहाँ पे जीएसटी चार्ज करेगा कस्टमर से। लेकिन जब टैक्स पेमेंट करने की बारी आएगी ये बोलेगा रुको ज़रा सब्र करो, मैंने ऑलरेडी 120 तुम्हें दे दिए हैं, हमने ऑलरेडी तुम्हें 120 रुपये दे दिए हैं, 140 ड्यू बनते 120 में दे चुका हूँ, तो मैं अब सिर्फ नेट जो बचे हुए 20 रुपये हैं वो ही पे करूँगा। सो ये क्या करेगा? ये भी सिर्फ 20 रुपये ही यहाँ पे चुकाएगा। और फाइनल कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ जाएगा? 1540 का। सो इस टोटल अमाउंट का ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा। अब हम जीएसटी मैकेनिज्म में देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा। सो 100 रुपये यहाँ पहुंचे, यहाँ पर 120 बनते थे लेकिन नेट अमाउंट पहुंचा मतलब 20 रुपीज़ ही पहुंचे, तो 100 + 20 और यहाँ पे भी 20 रुपीज़ पहुंचे, तो टोटल कितना हो गया? 140 रुपीज़। सो टैक्स रेट देखो कितनी थी जीएसटी की रेट, अगर सपोज 10% थी जो हमने अज्यूम करी अपने एग्जाम्पल में, गवर्नमेंट के पास 140 रुपीज़ का क्या पहुंचा? टैक्स पहुंचा है। और पहुंचना कितना चाहिए था? फाइनली सारा सबका प्रॉफिट, मतलब फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर टिल दी रिटेलर, सबका प्रॉफिट मिलाने के बाद
और पूरी कॉस्ट रिकवर करने के बाद ये प्रोडक्ट 1400 रुपये का था, बिल्कुल था। 1400 का 10% टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए था, बिल्कुल पहुंचना चाहिए था। पहुंचा कितना है? 140 पहुंचा है। सो यहाँ पर जीएसटी आने से देखो ये जो सिस्टम ऊपर गड़बड़ाया हुआ था कि पता नहीं कितना परसेंट ये बैठ रहा था, अगर इसका भी हम देखें ये बैठेगा कि इट इज मोर देन 20 to 25% के बीच में ये रेंज कर रहा है। किसी भी रेट से इसको कंपेयर कर लो, और इस अमाउंट में ऑलरेडी क्या टैक्सेस इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी पुराने मैकेनिज्म में। सो 20-25% टैक्स रिकवर हो रहा था, जबकि होना कितना चाहिए था? 10% होना चाहिए था। सो इस मैकेनिज्म को यहाँ पर जीएसटी ने आके रोका। सो ये जो टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा था, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? कास्काडिंग इफेक्ट। सो जीएसटी के आने से पहले कास्काडिंग इफेक्ट प्रिवेल कर रहा था, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा था, वो जीएसटी ने आके रोका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जीएसटी लाने का पीछे क्या पूरी मैथ रही होगी। अब हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या समझा है? जीएसटी का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ ही नहीं है। सो अब जो हमारा चैप्टर है दैट इज सप्लाई। हम क्या पढ़ेंगे? सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर टैक्स को जो लेवी किया जाता है तो एक पर्टिकुलर कोई इवेंट ऐसा होता है जिसके कारण वो टैक्स लाइबिलिटी हम पे अराइज होती है। हम कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, या जैसे इनकम टैक्स में हम इनकम अर्न करते हैं तो हमारे ऊपर क्या आ जाती है? टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके आने के कारण हमारे ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है। सो दैट इज नोन एज टैक्सेबल इवेंट। इसको क्या कहते हैं हम? टैक्सेबल इवेंट कहते हैं कि ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा अकरेंस जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी, जीएसटी की लाइबिलिटी को क्या करता है? ट्रिगर करता है। और ये हमारे टैक्सेशन सिस्टम का बेसिस, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो टैक्स लगता है। सो इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स इज लेविड। किस पॉइंट पर ऐसा क्या हम कर देंगे कि हमारे ऊपर ये जीएसटी की लाइबिलिटी आकर खड़ी हो जाएगी। सो इट इज द पॉइंट एट विच टैक्स इज लेविड, कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो आपके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। और जीएसटी के अंदर इसी टैक्सेबल इवेंट का नाम है सप्लाई। सो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। और सप्लाई किसका? भले ही गुड्स का करो, चाहे सर्विसेज का करो, चाहे दोनों का करो, हम उसको सप्लाई कहेंगे और उसके ऊपर फिर क्या लग जाएगा? जीएसटी। सो जीएसटी इज बेस्ड ऑन सप्लाई। सप्लाई करोगे तो ही जीएसटी लगेगा, और इसी के बारे में हम ये पूरा चैप्टर दे रखा है। सप्लाई को हम समझने से पहले एक छोटा सा सप्लायर की डेफिनेशन है वो समझेंगे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखो, सप्लाई को अभी के लिए आप समझ लो कि सेल ही क्या है? सप्लाई है। किसी चीज को सेल करना ही क्या है? सप्लाई होता है। सप्लाई में और भी चीजें आती है, लेकिन अभी मान लो सेल करना है सप्लाई। सो अभी सप्लायर कौन होता है? सप्लायर मैम सीधी सी बात है, जो सप्लाई करेगा वो सप्लायर है। तो यस, वो ही सप्लायर है, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट है, इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा। सो वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों को प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? सप्लायर। और सप्लायर में सप्लायर का एजेंट भी इंक्लूड किया जाता है। तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ? मैं टीवी बेचती हूँ। मैं क्या करती हूँ? टीवी बेचती हूँ। और मैंने क्या किया, मैं चाहती थी कि मैं सपोज जयपुर के एक एक्स जगह पे रहती हूँ और मैं एक पर्टिकुलर रीजन के लोग कस्टमर्स को ही कवर कर पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जयपुर के वाई रीजन में अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया कि वो क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे सारे सेल करेगा। सो सप्लायर में वो एजेंट भी इंक्लूड किया जाता है जो मेरे बिहाफ पे क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। अब इस
इसमें देखो अमेंडमेंट क्या है। इन्होंने बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट कहा है कि अब अगर आप कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करते हो, क्या करते हो आप? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करते हो। ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग। अगर आप ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करते हो तो उसके केस में आपको क्या माना जाएगा? सप्लायर माना जाएगा। और ये जो एक्शनेबल क्लेम्स की सप्लाई है ये आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। मेन पर्पस देखो इसका यही था कि ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली साइट है, स्पेशली जैसे Dream11 वगैरह हो गया, उनको भी सप्लाई के स्कोप में लाना था, उनके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना था, इसलिए इनके रिगार्डिंग स्पेसिफिक इंक्लूजन कर दिया इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। This applies regardless of whether actionable claims are supplied directly by or through him and whether consideration is in money's worth और मनी इंक्लूडिंग वीडियम। फर्क नहीं पड़ता आप जो कंसिडरेशन ले रहे हो वो टोटली कैश फॉर्म में लो, मनी के फॉर्म में लो, चाहे आप क्या करो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में ले लो, नॉन कैश फॉर्म में ले लो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बिटकॉइन वगैरह के फॉर्म में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको क्या करेंगे? सप्लायर ही मानेंगे। इट इज पेड टू हिम, थ्रू हिम और एट हिज डिस्पोजल। अल्टीमेटली पैसा आप ही के पास आने वाला है, हम आपको क्या मानेंगे? सप्लायर मानेंगे। All GST provisions apply to such supplier as if he is liable for tax on supply of these actionable claims। और सारे GST की प्रोविजंस इनके ऊपर लग जाएंगे। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आपको वैसे ही समझा दिया कि इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इन ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना है? टैक्सेबल करना है, इनके ऊपर भी GST की प्रोविजंस इम्पोज करने हैं। यहाँ पे इनका स्पेसिफिक इंक्लूजन कर दिया है। अब हम समझते हैं कि भाई ये सप्लाई आखिर क्या भला है। सप्लाई जीएसटी का जान है, इट इज जीएसटी का प्राण। सप्लाई देखो, सप्लाई के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या? सप्लाई तभी होगी जब ये 3 चीजें एग्जिस्ट करेगी। अगर ये तीनों में से एक भी मिसिंग तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सबसे पहला है सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स या फिर सर्विसेज की। सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स की या फिर सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज के अलावा अगर आप किसी और चीज़ की सप्लाई करते हो तो उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं कंसिडर करेंगे, जीएसटी के स्कोप में हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं मनी की सप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ मैं? मनी इधर से उधर करती हूँ, मैंने किसी को अपना पैसे दे दिए, तो क्या इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। फिर सिमिलरली जैसे मैं शेयर्स का सेल परचेज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? शेयर्स का सेल परचेज कर रही हूँ, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज जो है, शेयर्स जो है, उनके ऊपर भी जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि ना तो वो गुड्स है ना ही सर्विसेज। सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है, जिस चीज़ की सप्लाई की जा रही, क्या वो गुड्स है, क्या वो सर्विसेज है। अगर दोनों में से एक होंगे तो ही हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर बिना कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन, चाहे मॉनेटरी फॉर्म में चाहे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी। अगर आप फ्री में चीज़ें सेल कर रहे हो तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, पर अभी मेन आपको फाउंडेशन तो यही ध्यान में रखनी है कि बिना अगर आप कंसिडरेशन के कुछ भी चीज़ सप्लाई कर रहे हो तो उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में जीएसटी में कवर नहीं करेंगे। एंड थर्ड थिंग कि मान लो मैं गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई भी कर रही हूँ, मैं कंसिडरेशन के लिए भी कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर बिजनेस में नहीं करूँगी तो भी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई तभी होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो,
फॉर कंसिडरेशन हो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। दोबारा बोलेंगे, सबसे पहले सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज की। किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन। एंड थर्ड, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो ये तीनों चीजें आप सबसे पहले टेस्ट करोगे किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते ही। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते ही हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हाउएवर, ये जो सेकेंड कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम अब देखने वाले हैं। अब देखो, सप्लाई के तीनों एलिमेंट समझने से पहले, सप्लाई के तीनों एलिमेंट्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड बिजनेस, इससे पहले हम सप्लाई के फॉर्म समझ लेते हैं कि सप्लाई होती किन किन तरीकों से है। क्या सप्लाई के फॉर्म्स क्या क्या है? सो देयर आर टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या टोटल 8 फॉर्म है सप्लाई को करने के, और इन 8 में ही सब कुछ कवर हो जाता है। सो पहला क्या है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। सो अगर आप सप्लाई को इनमें से किसी भी फॉर्म में करोगे तो हम उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। हम क्या करेंगे? जीएसटी लगा देंगे। सेल का मतलब क्या है? सेल और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, सेल का मतलब तो होता है आप किसी गुड्स की क्या करते हो? ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। क्या करते हो? ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन मान लो मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करे बिना किसी गुड्स को किसी और को दे दिया, मतलब सिर्फ उसका पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? विदाउट सेल करे हम अगर पोजेशन ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर। सो सेल इज ओनरशिप का ट्रांसफर एंड ट्रांसफर इज पोजेशन का किसी को देना। देन बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर क्या होता है? जब हम एक सामान के बदले दूसरा सामान क्या कर लेते हैं? स्वाइप कर लेते हैं। सो अगर एक सामान के बदले दूसरा सामान का एक्सचेंज किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? बार्टर। और एक्सचेंज भी सिमिलर ही होता है, लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है? थोड़ा बहुत मनी भी इन्वॉल्व होता है। तो एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स का ट्रांसफर बिल्कुल होगा, लेकिन साथ में कुछ मॉनेटरी एलिमेंट भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सचेंज कह देते हैं। देन लाइसेंस, लीज एंड रेंटल। सो आप अगर क्या करते हो, अपनी किसी गुड्स का क्या करते हो? किसी को यूज या किसी को परमिशन देते हो उसको यूज करने के लिए, उसका लाइसेंस देते हो कि हाँ आप कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक, हमारा ही गुड्स है लेकिन कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक आप क्या कर सकते हो? उसको यूज कर सकते हो। रेंट पे देते हैं, हम यही करते हैं ना कि कुछ टाइम वो घर हमारा ही है, वो क्या है? घर हमारा ही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम किसी को रहने के लिए दे देते हैं और उसके अगेंस्ट हम कंसिडरेशन ले लेते हैं। सो इसको भी क्या किया जाता है? सप्लाई के स्कोप में कवर किया जाता है। और यहाँ पर भी सेम, ओनरशिप का ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता। एंड फाइनली डिस्पोजल इज किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करना, गिव अवे करना, डिस्पोजिशन करना, कंजप्शन करना, मतलब किसी चीज को गिव अवे कर देना इज बेसिकली डिस्पोज ऑफ कर देना, दैट इज नोन एज सप्लाई। सो अगर आप किसी चीज को डिस्पोज ऑफ भी कर देते हो, क्या सेल नहीं कर रहे हो, डिस्पोज कर दिया, तो उसके केस में भी हम उसको सप्लाई के स्कोप में रखते हैं। और एज आई सेड, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज, देखो सप्लाई के लिए ये 2 चीजें जो है कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस, इसके तो फिर भी कभी कभी एक्सेप्शन है, लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज कोई चीज नहीं हुई तो फिर वो कभी भी जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था मनी और सिक्योरिटीज का। सो गुड्स एंड सर्विसेज तो होना जरूरी है ही। ये 2 एलिमेंट्स में हम जनरली हमेशा चेक करेंगे, बट कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ये गुड्स और सर्विसेज होते क्या है। सो गुड्स एंड सर्विसेज की जीएसटी में डेफिनेशन दे रखी है, सो हमें इसको देखना पड़ेगा। देखो गुड्स क्या होते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर टाइप की अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूव करने वाली कोई चीज है, तो हम उसको क्या कहेंगे? गुड्स के स्कोप में रख देते हैं।
लेकिन इसके स्कोप में कुछ चीज़ें नहीं आती जैसे मनी और सिक्योरिटीज़। सो मनी और सिक्योरिटीज़ क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में नहीं है तो इनको कभी भी हम सप्लाई के डेफिनेशन में स्कोप में कवर कर ही नहीं सकते। लेकिन गुड्स में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है जैसे एक्शनेबल क्लेम्स। सो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? एक्शन ले सकते हो। सो आपका ऐसा कोई क्लेम जैसे डेट वगैरह हो गया, सो अगर आप क्या कर सकते हो? उनको एनफोर्स करवा सकते हो पावर का यूज करके, तो आप उनको क्या कहते हो? एक्शनेबल क्लेम, जिनके अगेंस्ट आप एक्शन लेके उनको रिकवर करवा सको। सो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, आपकी इनफैक्ट ग्रो करने वाली क्रॉप्स वो भले ही क्या करी हुई है अभी इमूवेबल है, जब वो ग्रो करती तब तो इमूवेबल है ना, लेकिन स्टिल उनको गुड्स में इंक्लूड किया जाता है। सो अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास एंड थिंग्स, इनको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन तभी किया जाएगा जब क्या कर लिया जाए, हम उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम इनको खरीदने वाले हैं। सो सपोज किसी का एक खेत था, वहाँ पे अभी सपोज गेहूं की फसल उन्होंने बीज डाले ही हैं एंड मैंने कहा कि इसमें जितनी फसल होगी आई एम गोइंग टू परचेज इट। सो ये जो फसल ग्रोइंग है ये भी क्या हो जाएगी? गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर ली जाएगी। हालांकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एग्जेम्पशन वगैरह है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में ये आएगा। So things attached to a forming part of land which are agreed to be separate before supply or under a contract of supply, जिनको सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया जाएगा? उस लैंड से डिटैच कर दिया जाएगा। अब देखो सर्विसेज क्या है, तो सर्विसेज की डेफिनेशन बड़ी सीधी सारी सी इन्होंने दी है कि हर वो चीज जो ना तो गुड्स है, ना मनी है, ना सिक्योरिटीज है, उसको हम क्या कह देंगे? सर्विसेज कह देंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? इसमें स्पेसिफिकली देखो इन्होंने कहा मनी तो जो है वो सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आएगा, गुड्स के डेफिनेशन में मनी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जैसे आप क्या हो? मनी का एक्सचेंज करवाते हो, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में उनको कन्वर्ट करके और कुछ अपना कमीशन ब्रोकरेज वगैरह चार्ज करते हो। सो उस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? सर्विसेज के डेफिनेशन में रख लिया जाएगा, लेकिन मनी को खुद को सर्विसेज के डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा। सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जिसके लिए एक सेपरेटली हम कंसिडरेशन चार्ज करें, जैसे कमीशन चार्ज किया, कुछ हमने ब्रोकरेज चार्ज किया, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस एंड इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सो सिक्योरिटीज खुद तो इंक्लूड नहीं है सर्विसेज के डेफिनेशन में, लेकिन अगर आप सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करवा रहे हो, सिक्योरिटीज के सेल परचेज में आप ब्रोकर बने हुए हो, आप एजेंट बने हुए हो और उसके लिए जो स्पेसिफिक चार्जेस आप रिकवर कर रहे हो वो क्या होगा? सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सिक्योरिटीज के शेयर्स के सेल परचेज पे देयर विल बी नो जीएसटी, पर जो उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट करते हो या जैसे सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम होती है जो हम भी आगे देखेंगे भी, तो उसमें आप स्पेसिफिक लेंडिंग चार्जेस कलेक्ट करते हो, कमीशन कलेक्ट होता है, तो उनके ऊपर जीएसटी लगेगा वो, क्योंकि सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। सो ये हो गया हमारा गुड्स एंड सर्विस। अब दूसरा एलिमेंट क्या था? पहला एलिमेंट हमने समझ लिया, गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो ही सप्लाई होंगी, और मनी और सिक्योरिटीज कभी गुड्स नहीं होंगे, कभी सर्विस नहीं होंगे, पर मनी और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें क्या होगी? सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन होना जरूरी है। अभी कंसिडरेशन देखो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन जीएसटी में कैसे दे रखी है? क्या सिर्फ मनी को कंसिडरेशन मानेंगे या नॉन मॉनेटरी भी मान सकते हैं? तो देखो ये क्या कहते हैं, इट सेज in relation to supply of goods and services or both, it includes
एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। सो आप चाहे मनी में पेमेंट करो चाहे अदरवाइज करो, हम उसको कंसिडरेशन मान लेंगे, क्योंकि जैसे हमने बार्टर एक्सचेंज वगैरह को भी सप्लाई के फॉर्म में रखा है ना, सो वो नॉन मॉनेटरी चीज़ है तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, कंसिडरेशन बिल्कुल मान लेंगे। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, या आप किसी एक्ट को करते हो, किसी सपोज मैंने गुड्स के बदले में आप मेरे लिए कुछ काम करते हो, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को भी क्या कर लिया जाएगा, कंसिडरेशन के स्कोप में डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो या तो आप मेरे लिए कुछ करते हो या मेरे कहने से कुछ नहीं करते हो, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू हो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपके पास सपोज खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है, एंड आपने आके कहा कि हमें कुछ काम दे दो एंड उसके बदले आप मुझे फूड प्रोवाइड करवा देना। सो आई एम अ बिजनेस, है ना, एंड मैं क्या करती हूँ, मैं सपोज एक शॉप चला के बैठी हूँ, किराने की मेरे पास शॉप है एंड मेरे पास ऐसा कोई पर्सन आता है। सो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि मेरी दुकान पे लग जाओ। सो मैं उसको दुकान पे लगने के बदले में अलग से सैलरी नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी, मैं क्या कहूँगी उसको कि ये मेरी दुकान से तुम राशन का सामान ले जाना। सो अब वो मेरी दुकान को संभालने का काम कर रहा है। सो इस संभालने का काम जो वो मेरे लिए कर रहा है, तो मैं ना तो जब उसको गुड्स दूंगी, मैं राशन का सामान दूंगी, उससे कुछ लूंगी, और जो वो मुझे सर्विसेज दे रहा है ना मैं उसके अगेंस्ट उसको कुछ पे करूंगी। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए वो कोई कुछ काम कर रहा है, तो इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू, जो मैंने गुड्स सेल करे उसकी वैल्यू मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी कि जो वो मेरे लिए काम कर रहा है उसकी कितनी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए थी। So this is monetary value of an act or forbearance. With respect to supply of goods and services or both, whether by recipient or any other person. ध्यान रखना है ये जो कंसिडरेशन, ये जो पेमेंट है, ये रेसिपेंट खुद भी कर सकता है या उसके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। हम दोनों को ही क्या मान लेंगे, कंसिडरेशन के स्कोप में मान लेंगे। सो अगर मेरी दुकान पे कोई कुछ खरीदने आता है, वो खुद पेमेंट कर दे, बहुत बढ़िया, मेरे को मेरे सामान को कोई और पेमेंट भी कर जाए उसके बिहाफ पर, मैं तो खुशी हूँ, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, मेरे पास तो पैसे आने चाहिए ना। और अगर आपके पास पैसे आ गए तो गवर्नमेंट को भी आपको पूरे अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। सो दिस इज द सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रेसिपेंट खुद पे करे या उसके बिहाफ पे कोई और पे कर दे, फर्क नहीं पड़ता हमें, हम उसको कंसिडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड नहीं होगी। अभी तो हमने कहा कि कोई और भी हमारे भी यहाँ पे करता है तो हम उसको कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए पे कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुछ गुड्स के रिगार्डिंग सब्सिडी दे रही है, सपोज एक प्रोडक्ट आता है 100 रुपए का और गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहती है, वो क्या करती है कि इसके ऊपर 60 रुपीज की क्या दे रही है, सब्सिडी, और कस्टमर कितना पे करेगा, रिमेनिंग 40 रुपीज। तो एक तरीके से हमारे भी पे तो 60 रुपीज गवर्नमेंट ने पे कर दिए ना, लेकिन इस केस में फिर कंसिडरेशन में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, किसी चीज पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है ना कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेक्टर के या किसी हमारे नेशन के इंटरेस्ट में होगा। सो अगर वो किसी प्रोडक्ट पे बेनिफिट दे रहे हैं, इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है कि इट इज बेनिफिशियल, वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं। सो एक तरफ तो हम सब्सिडी देके प्रमोशन करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, अगर हम जीएसटी चार्ज कर लेंगे तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाएगी ना। सो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन कर दिया फ्रॉम कंसिडरेशन। सो अगर सीजीएसटी कोई सब्सिडी दे रही है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे कंसिडरेशन में, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देगी सब्सिडी तो ही इंक्लूजन नहीं होगा। सो अगर कोई एनजीओ सब्सिडी दे देता है या कोई और सब्सिडी दे रहा है तो फिर उस केस में पूरे 100 रुपीज पर जीएसटी लगेगा। क्या पूरे 100 रुपीज पर जीएसटी लगेगा अगर कोई अदर्स सब्सिडी देते हैं?
और अगर CGST सब्सिडी देती है तो 40 रुपीज पे GST लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। साथ ही साथ a deposit given for supply of goods, services or both shall not be considered as payment for made for such supply unless supplier supplies such deposit as consideration for said supplier। इसका मीनिंग समझना। So for example, मैं क्या हूँ, मैं अपना एक नया बिजनेस सेटअप कर रही हूँ, है ना, और मुझे एक मशीनरी चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। क्या मुझे एक मशीनरी चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए? तो मैं क्या करती हूँ, एक बहुत बड़ा सप्लायर है, सप्लायर ABC, मैं इनको कहती हूँ कि मुझे ये मशीनरी बनवानी है। वो बोलते हैं कि भाई तुम तो अभी नई नई हो, हम तुम्हें जानते नहीं हैं। ये सपोज मशीनरी पड़ने वाली है हमें 10 करोड़ की। ये बोलते हैं तुम नई नई हो, हम तुम्हें जानते नहीं, ये मशीनरी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, बना भी दी, और तुम कहीं फिर गायब हो गई, तुमने इसकी डिलीवरी नहीं ली, तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इस मशीनरी का? इस केस में फिर मैं क्या बोलूँगी कि देखो ऐसा करो, आप कुछ डिपॉजिट ले लो मुझसे। क्या करो, मुझसे कुछ डिपॉजिट ले लो। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करूँगी, मतलब मैं इस मशीनरी की डिलीवरी ले लूँगी। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ डिपॉजिट देनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सपोज हमने डिसाइड किया कि मैं इनको इनिशियली 2 करोड़ की डिपॉजिट दूंगी। मैं क्या करूंगी, 2 करोड़ की इनको डिपॉजिट दे दूंगी। मैंने इनके पास ये 2 करोड़ यहाँ पे जमा करवा दिए, मैंने इनको ये 2 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करवा दिए। ये कंसिडरेशन में क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 2 करोड़ रुपीस है, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन कब तक नहीं बनेगा, ये कंसिडरेशन का पार्ट तब तक नहीं बनेगा जब ये सप्लायर हाँ कर दे, मान जाए कि ये 10 करोड़ के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। सपोज अब क्या हुआ, ये मशीनरी बन गई और मेरे पास डिलीवरी के लिए मेरी फैक्ट्री पे पहुंच गई। अब ये मेरे पास जब पहुंच गई तो इन्होंने कहा कि मशीनरी आपको हैंडओवर तभी करेंगे जब आप पूरा पैसा हमें चुकाओगे, तो हमारे पास 10 करोड़ हमें दो और उसके बाद ये मशीनरी हम आपको हैंडओवर करेंगे। मैंने कहा देखो 10 करोड़ मैं पूरे नहीं दूंगी, 2 करोड़ हमने आपको स्टार्टिंग में डिपॉजिट दिया था ना, अब 2 करोड़ तो उससे एडजस्ट कर लो। क्या करो, 2 करोड़ तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो, और जो बाकी के 8 करोड़ है वो हम आपको क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। अब जो सप्लायर है ये क्या कर लेगा, इस 2 करोड़ को एडजस्ट कर लेगा टुवर्ड्स दिस मशीनरी का सप्लाई, टुवर्ड्स दिस मशीनरी का सप्लाई। तो जब ये एडजस्टमेंट किया जाएगा तब इस 2 करोड़ को क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन का पार्ट। उससे पहले नहीं मान सकते हो। तो अनटिल एंड अनलेस इसको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि डिपॉजिट तो मैंने इसलिए दी थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लूंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने के बाद ये मुझे रिफंडेबल थी, मुझे वापस मिलने वाली थी। मुझे तो आइडियली क्या करना चाहिए था, मैं पूरा 10 करोड़ का पेमेंट करती और मुझे 2 करोड़ की सिक्योरिटी जो डिपॉजिट थी ये रिलीज हो जाती। इसका ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम ये 2 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, इससे बेटर क्या है, मैं आपको नेट 8 करोड़ का ही पेमेंट कर देती हूँ। तो इसलिए जब ये फाइनली आप एडजस्ट करने के लिए अब दोनों पार्टीज अग्री कर गई और सप्लायर ने इसको एडजस्ट कर भी लिया, तब जाकर हम मानेंगे कि ये डिपॉजिट भी कंसिडरेशन का पार्ट थी। देखो इसको आप दोबारा पढ़ोगे तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि अगर एक डिपॉजिट गिवन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ, अपने केस में मशीनरी था, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई, इसको हम अपनी सप्लाई, मशीनरी की सप्लाई का पेमेंट नहीं मानेंगे। ये तो क्या है, सिर्फ एक तरीके से सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अनलेस कब तक नहीं मानेंगे, जब तक सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। जब तक सप्लायर इसको अप्लाई नहीं कर देगा एज कंसिडरेशन, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे क्या, पेमेंट का पार्ट, कंसिडरेशन का पार्ट। ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। और
ये सब्सिडी वाला पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, इस पे हमेशा पूछा जाता है। तो CGST की सब्सिडी इज नॉट इंक्लूडेड। नेट अमाउंट पे आप GST पे करोगे, लेकिन इसके अलावा कोई देगा तो पूरे ग्रॉस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कंसिडरेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। क्या कंसिडरेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस क्या क्या है? पहला है, अगर आप क्या करते हो, डोनेशन देते हो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। क्या कर रहे हो आप? डोनेशन दे रहे हो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो क्या उस केस में GST लगेगा? क्या उस केस में GST लगेगा? सो अगर आप डोनेशन देते हो और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा होगा तो क्या लगना चाहिए? GST लगना चाहिए। अगर आपको बदले में कुछ मिलेगा तभी तो GST लगेगा ना। क्विड प्रो क्यों, साथ में आपको कुछ होगा, अगेंस्ट में कंसिडरेशन होगा, तभी तो आपके ऊपर क्या लगेगा? GST लगेगा। सो डोनेशन के केस में जनरली GST नहीं लगता। क्या? जनरली GST नहीं लगता, लेकिन तीनों की तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहला तो है कि आपको ये जो गिफ्ट है या जो डोनेशन देना चाह रहे हो, ये चैरिटेबल ट्रस्ट को ही देना पड़ेगा। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को दोगे तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपका ये जो ट्रांजैक्शन है टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, गिफ्ट और डोनेशन ही होना चाहिए भाई, कुछ और नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए, गिफ्ट और डोनेशन होना चाहिए। क्या? गिफ्ट और डोनेशन का मतलब क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ऑफ कोर्स, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिले। और जो आपका पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो? एज डोनेशन इसको एक्चुअली में कर रहे हो, आप काइंडनेस के लिए इसको कर रहे हो। आपका इसमें कोई कमर्शियल गेन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एजेंडा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर सपोज एक चेयर गिफ्ट में दे दी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, और उन्होंने क्या किया, मेरा नाम मिस निकिता इस चेयर पे लिख दिया एज अ ग्रैटिट्यूड। सो अगर एज अ ग्रैटिट्यूड उन्होंने मेरा नाम लिखा है, देन इट इज ओके, तो काम चल जाएगा कि ठीक है, इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस विच इज डन कि आप कोई आपको कुछ देता है फ्री में, तो आप ऐसा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप उनका नाम उस पर्टिकुलर चीज पे लिखवा देते हो। पर अगर मान लो इसके जगह जो मैंने चेयर दी उस पे इन्होंने लिखा मेरे बिजनेस का नाम, सपोज जो भी है, आप मान लो मैसर्स निकिता एंड कंपनी, अगर उन्होंने ये लिख दिया, इसका मतलब है वो मेरे बिजनेस का क्या कर रहे हैं? प्रमोशन। वो मेरा बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं। और हमने तो बात कही थी कि हमें गिफ्ट देना है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे को अगर बिजनेस का प्रमोशन अगर मेरा हो गया तो क्या ये गिफ्ट रहा? नहीं रहा, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एलिमेंट गायब हो गया। यहाँ तो मेरे को कंसिडरेशन मिल गया ना बिजनेस प्रमोशन के फॉर्म में। सो अगर एज अ ग्रेटिट्यूड किया जाएगा तो हम उसको गिफ्ट ही मानेंगे, लेकिन अगर बिजनेस का अगर आप प्रमोशन कर दोगे फिर इट इज नो मोर अ गिफ्ट, इस पे क्या लग जाएगा? GST लग जाएगा, और इस केस में GST नहीं लगेगा। सो एग्जाम्पल क्या है? अगर आप डोनर का नेम एज ग्रैटिट्यूड डिस्प्ले करते हो विदाउट एडवर्टाइजिंग बिजनेस, तो इट इज नॉट टैक्सेबल सप्लाई और कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर दिया तो फिर GST लग जाएगा। दूसरा केस आता है आर्ट वर्क्स फॉर एग्जीबिशन का। क्या? आर्ट वर्क्स फॉर एग्जीबिशन का। देखो, सपोज मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, सपोज ये मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है। अब क्या हो रहा है, मुझे पता चला दिल्ली में ना बहुत बड़ी एग्जीबिशन हो रही है। मैं जयपुर में रहती हूँ, और मुझे पता चला कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हो रही है पेंटिंग्स की। तो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये पेंटिंग्स दिल्ली की एग्जीबिशन में जाके डिस्प्ले करूँ। अब जब मैं डिस्प्ले करना चाहूँगी तो ये पेंटिंग्स खुद ब खुद दिल्ली तो पहुँच नहीं जाएगी, है ना।
दिल्ली, सीधा जयपुर से दिल्ली पहुंच तो जाएगी नहीं, मुझे लेकर जाना पड़ेगा इनको, एनीवे डोर तो मेरे पास है नहीं। सो अब मैं क्या करूंगी, इनको जयपुर से दिल्ली ट्रांसफर करूंगी, जयपुर से दिल्ली ट्रांसफर करूंगी। तो क्वेश्चन अराइज होता है, जब मैं जयपुर से दिल्ली इन पेंटिंग्स को लेके गई, क्या इसको हम सप्लाई मान लें, क्योंकि ट्रांसफर तो हो रहा है और सप्लाई में ट्रांसफर कवर होता है, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? अगर आप देखो, मैं अभी तो सिर्फ जयपुर से दिल्ली एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले करने के लिए इनको लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर अभी तक एक्चुअल सेल नहीं हुई है, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मैंने इनको सेल नहीं किया है। सेल तो कब होगी, जब दिल्ली एग्जीबिशन में किसी को ये पसंद आ जाएगी और कोई इसको खरीद लेगा। जब दिल्ली एग्जीबिशन से इनको फाइनली कोई खरीद लेगा, तब इसको हम फाइनल सेल ट्रीट करेंगे और तब इसके ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे। जब मैं सिर्फ जयपुर से दिल्ली इन पेंटिंग्स को लेकर जा रही हूँ, तब ये जीएसटी नहीं है, इट इज नॉट जीएसटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो अगर मैं अपने आर्ट वर्क्स एग्जीबिशंस में लेकर जाती हूँ, तो इट इज नॉट सप्लाई, इट इज मियर ट्रांसफर, दैट टू विदाउट कंसिडरेशन। सो अभी इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये मेरी ही ओनरशिप में अभी भी है, इनके ऊपर टोटली मेरा ही राइट अभी भी प्रिवेल कर रहा है। सो इट इज नॉट ट्रांसफर एंड इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। फिर अगर मान लो जब हम फाइनल सेल करेंगे, तब तो हमें जीएसटी देना ही है, तो वहां से तो हम बच नहीं रहे वैसे भी। सो अभी हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। सो इन्होंने देखो ये लिख रखा है, व्हेन आर्टिस्ट सेंड देयर आर्ट टू गैलरीज फॉर डिस्प्ले, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लॉस फ्रॉम द गैलरी टू आर्टिस्ट एट दैट टाइम। जीएसटी अप्लाई कब होगा, जब आर्टवर्क को फाइनली सेल कर दिया जाएगा फाइनल कस्टमर्स को। नेक्स्ट वी हैव नो क्लेम बोनस। अब देखो होता क्या है, अगर आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, तो होता क्या है कि अगर जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस लिया, सो मैंने 10,000 रुपीज पे करे, मैंने व्हीकल इंश्योरेंस लिया था एंड मैंने 10,000 रुपीज सपोज पे कर दिए। एंड अब मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे व्हीकल का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सो आई डिडंट लॉन्च एनी क्लेम, तो मैंने कोई क्लेम लॉन्च नहीं किया। अब जब सेकेंड ईयर आया, मैंने फिर से पॉलिसी रिन्यू करवानी चाहिए, तो अब इस बार इन्होंने जो पॉलिसी रिन्यू करी, तो उन्होंने कहा आपने पिछली बार क्लेम लॉन्च नहीं किया था ना, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, हमारा भला किया है आपने, तो हम आपको क्या करेंगे, एक बोनस देंगे जिसको कहा जाता है नो क्लेम बोनस, दैट इज NCB। सो सपोज प्रीमियम 10,000 का ही बनता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपको 1,000 का नो क्लेम बोनस देंगे और आपको अब सिर्फ 9,000 रुपये पे करने रहेंगे, यू विल पे सिर्फ 9,000 रुपीज। तो इस केस में क्वेश्चन अराइज होता है कि जीएसटी किस अमाउंट पे लगाए, इस 10,000 पे लगाए कि भाई इस 9,000 पे लगाए। सो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन ये है कि अल्टीमेटली आप पे कितना कर रहे हो, 9,000 रुपीज, और ये डिस्काउंट आपको हमने इनिशियली ही दे दिया। हमने जब ये पॉलिसी हम आपकी रिन्यू कर रहे थे, तभी हमने आपको ये डिस्काउंट दे दिया, तो ऑन सप्लाई ये डिस्काउंट हो गया। तो ये डिस्काउंट सप्लाई के टाइम ही क्योंकि आपको दे दिया गया है, तो आपको जीएसटी इस 9,000 के ऊपर ही पे करना है, आपको पूरे 10,000 के ऊपर जीएसटी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस नो क्लेम बोनस वाले एलिमेंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, दिस इज दी क्लैरिफिकेशन। तो नो क्लेम बोनस का जो अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो no claim bonus offered by insurance companies is not consideration for supply, as insured is not under obligation to refrain from lodging claims in exchange for that bonus. So it does not attract GST and is reduced from gross insurance premium. So इस no claim bonus के against मेरे ऊपर कोई obligation नहीं थी कि भाई मैं अगर मेरा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता कार का तो भी मैं क्लेम नहीं करती बोनस, ऐसे ऊपर मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन
क्योंकि बाय द सर्कमस्टांसेस मेरा व्हीकल को कुछ नहीं हुआ तो मैंने क्लेम लॉन्च नहीं किया, इसलिए मुझे नो क्लेम बोनस मिल गया। सो इट इज नॉट अ सेपरेट सप्लाई, सो इसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे और जो नेट अमाउंट आएगा उसी के ऊपर जीएसटी पे करेंगे। नेक्स्ट, साल्वेज और रैक वैल्यू इन क्लेम असेसमेंट। ये भी एक अच्छा क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट है, सो ध्यान रखना। देखो सपोज ये मेरा व्हीकल है और ये क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये डिस्ट्रॉय हो गई। अब सिर्फ इसकी साल्वेज बॉडी बची हुई है। मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा दो ऑप्शन है, या तो ये जो साल्वेज है ये हमें आप दे दो, गिव टू अस, गिव टू अस, या दूसरा है आप मत दो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये साल्वेज हमें आप दे दो या आप हमें मत दो। अगर आप ये साल्वेज हमें देते हो, अगर आप ये साल्वेज हमें देते हो तो हम आपको पूरा का पूरा जितना आपका क्लेम बनना चाहिए, सपोज 1 लाख का क्लेम बनना चाहिए, हम पूरा 1 लाख आपको देंगे। पर अगर आप ये साल्वेज नहीं देते हो तो वो क्या करेंगे, इस साल्वेज की वैल्यू असेस करेंगे और उनको लगता है सपोज 5000 रुपीज इस साल्वेज से रिकवर हो सकता है, ये जो बॉडी इसकी बची है उससे रिकवर हो सकता है। सो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि भाई 5000 तो तुम बाहर से रिकवर कर लेना, हमें नहीं दे रहे तो 5000 तो ऐसे बाहर से रिकवर हो जाएगा। तो क्लेम का भले ही 1 लाख रुपए आपको कंपनसेशन बनता है, लेकिन क्योंकि 5000 रुपए आप इसकी बॉडी से रिकवर कर सकते हो तो हम आपको जो नेट अमाउंट है 95,000 वो ही पे करेंगे। सो एक केस है 1 लाख रुपए, एक केस है 95,000। अब इस केस में तो क्या हुआ था, हमने साल्वेज दिया था, इस केस में हमने साल्वेज नहीं दिया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने साल्वेज दिया था, आपने साल्वेज दे दिया था इंश्योरेंस कंपनी को, तो जब ये इंश्योरेंस कंपनी इसको फर्दर सेल करेगी, इस साल्वेज को सेल करेगी, तो ये इसके ऊपर जीएसटी भी पे करेगी। कौन पे करेगी, ये इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस इज अ सिंपल सा क्लैरिफिकेशन कि जो साल्वेज आपको मिला है और इसके अगेंस्ट हमने पूरा क्लेम उनको सैंक्शन कर दिया, 5000 रुपये डिडक्ट नहीं करे, उसके बदले जब इसको आप फाइनली सेल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सेल पर जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि साल्वेज आपने सेल किया है, बिजनेस में सेल किया है, फॉर कंसिडरेशन किया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। पर अगर मान लो मैंने साल्वेज दिया ही नहीं होता, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल करेगी? अरे इंश्योरेंस कंपनी उसको सेल कहाँ से करेगी भाई, उसको मिला ही नहीं, तो इसके केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई फर्दर जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। सो दिस इज अ सिंपल सा क्लैरिफिकेशन कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम्स में क्या होता है, अगर साल्वेज वैल्यू इज डिडक्टेड एंड साल्वेज रिमेन्स विद इंश्योर्ड, साल्वेज वैल्यू डिडक्टेड और ये जो साल्वेज है ये किसके पास रहेगा, इस केस में इंश्योर्ड के पास, रिमेन्स विद इंश्योर्ड। तो उस केस में जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू इंश्योरर, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा इस हमारे भाई इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि साल्वेज भाई मिला ही नहीं तो इसकी सेल करेगा कहां से, तो जीएसटी क्यों ही लगेगा। और अगर साल्वेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड, जो हमारा फर्स्ट केस था, अगर साल्वेज वैल्यू डिडक्ट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है, आपने साल्वेज उनसे ले लिया था, तो उसकी सेल भी करोगे, तो जीएसटी भी दे देना, एंड साल्वेज बिकम्स इंश्योरर्स प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई, तो इंश्योरर मस्ट डिस्चार्ज जीएसटी ऑन इट्स सेल। सो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है।
नेक्स्ट वी हैव बिजनेस की डेफिनेशन। सो हमने दो कंपोनेंट्स देख लिए, अब हम देख लेते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड करके इसकी डेफिनेशन दे रखी है क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ज़्यादा रेलिवेंट है रादर देन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी। सो देखो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके दिया ताकि आपको समझ में आए। सो इट इंक्लूड्स कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी कॉमर्स में आप इन्वॉल्व हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ, या कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, CA, CS, CMA, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब प्रोफेशन है। डॉक्टर्स वोकेशन, आप कोई नॉर्मल जैसे यू आर अ कुक, यू आर अ बार्बर, यू आर अ कारपेंटर। सो दीज आर वोकेशन, जो स्किल बेस्ड काम होते हैं जिसमें आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, दैट इज वोकेशन। या इनसे रिलेटेड आप कोई एक्टिविटीज, एंसिलरी एक्टिविटीज, इंसिडेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, या आप सप्लाई कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस। इनसे रिलेटेड चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज कर रहे हो। या फिर आप क्लब या सोसाइटी से रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हो अपने मेंबर्स को, तो भी आप बिजनेस के डेफिनेशन में ही आओगे। सो आपकी अगर सोसाइटी बनी हुई है, क्लब्स बने हुए हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग, तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में ही माने जाएंगे। या सर्विसेज बाय एन ऑफिस होल्डर्स, और ऑफिस होल्डर्स जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर बिजनेस। या रेस क्लब हॉर्स रेसिंग वाले क्लब्स वगैरह होते हैं जहाँ पे रेस करवाई जाती है डिफरेंट चीज़ों की। हॉर्सेस की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो दैट हॉर्स रेस क्लब्स आर ऑल्सो कैटेगराइज एज बिजनेस, उनको भी बिजनेस ही माना जाएगा। या फिर जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज ट्रांजैक्शन कर रही है, जो हमारे नेशन के लिए काम हो रहा है, तो उसको भी हम बिजनेस के डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे। तो CGST UTLA की जो अथॉरिटीज काम करती हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बिजनेस। सो बिजनेस के स्कोप में इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। हालांकि कुछ डिफरेंट केसेस में, जैसे स्पेसिफिकली ये CGST वाले ट्रांजैक्शन में एग्जेम्पशन देके GST को रिलैक्स कर दिया जाता है, पर इसको इनिशियली हम बिजनेस के डेफिनेशन में ही कंसिडर करेंगे। सो ये हो गया हमारे सप्लाई के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे कवर। सप्लाई के लिए क्या क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन और बिजनेस। गुड्स एंड सर्विसेज में ध्यान रखना कभी भी मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएंगे। कंसिडरेशन में ध्यान रखना CGST की सब्सिडी नहीं आएगी, डिपॉजिट नहीं आएगी अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर देते तब तक। और क्या होना चाहिए, बिजनेस में आपकी सप्लाई होना ज़रूरी है। बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी इंक्लूड होती है। और सप्लाई के कितने फॉर्म्स होते हैं, 8 फॉर्म, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, रेंटल, डिस्पोजल। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।